नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैवल एकेडमी के डेली वन लाइनर करंट अफेयर प्लस वन कॉन्सेप्ट सीरीज में। तो चलिए मित्रों, आज की डेट है 21 मई 2020। वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना देनी थी आपको कि जो कल आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, वो शायद यूट्यूब कल डाउन था, इस वजह से नहीं मिल पाया। तो वो वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है चैनल में कल की ही डेट में, तो आप चाहें तो जा करके उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट टाक में अब तक हमने बात कर ली है, अपने चारों वेदों के बारे में बात कर ली है, ठीक है। आज हम जो है वेदों से संबंधित कुछ और तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। यह है कि देश में शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से चर्चा में रहे शिक्षा वाणी किस संस्था की अनूठी पहल है? तो यह है सीबीएसई की। नेक्स्ट है हमारे पास कि संपूर्ण भारत में स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता ई सामग्री प्रदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से चर्चित पहल का नाम क्या है? तो यह है दीक्षा पोर्टल। इस पहल का नाम क्या है? दीक्षा पोर्टल, एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान आर्थर को लेकर किस देश में चेतावनी जारी की गई? तो उष्णकटिबंधीय तूफान आर्थर किस देश में आने वाला है? यह आने वाला है अमेरिका के कैरोलिना प्रांत में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम में स्टीरीन या इसे स्टायरीन गैस भी कहते हैं, ठीक है। स्टीरीन या स्टीरीन तो लिखा हुआ है स्टायरीन, ठीक है। या तो स्टीरीन कहीं लिखा मिल जाएगा या तो स्टायरीन लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो स्टीरीन गैस के रिसाव के कारण किस कंपनी पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? तो किस पर की गई? यह की गई है एलजी पॉलीमर्स पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चर्चा में रहे चक्रवात अम्फान की उत्पत्ति किस सागर या खाड़ी में हुई है एवं इस तूफान का यह नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो यह किस खाड़ी में उत्पन्न हुई है? बंगाल की खाड़ी में। और नाम किसने रखा है इस तूफान का? अम्फान। यह रखा है थाईलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाल ही में चर्चा में रहे डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? तो यह क्या है डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम? यह है दिव्यांग लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से जुड़े तकनीकी मापदंड हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 में चीन की भूमिका की जांच हेतु प्रस्ताव से चर्चा में रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का गठन 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी वर्षगांठ से चर्चा में रहे भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था एवं इस मिशन का नाम क्या रखा गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था और इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। नेक्स्ट है हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली एवं वह किस पार्टी से संबंधित है? तो बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और यह लिकुड पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण द्वारा सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा हेतु किस समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है? तो किसकी मंजूरी दी गई है? डीबी सेटकर समिति की मंजूरी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलते चलते जिसमें हम कॉन्सेप्ट टाक के बारे में बात करते हैं। इसके पहले आपको एक बात बता दूं, हम अपना जो है वीकली एक करंट अफेयर्स का सीरीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसमें जैसे ये छोटी छोटी जानकारियां जो वन लाइनर हम अभी हाल फिलहाल में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में डिटेल से आपको बताया जाता है। हाँ, वो वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर होती है, करीब 40 मिनट या 20 मिनट ऐसे समथिंग होती है। मतलब जैसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उस हिसाब से जो है वह टाइम लेता है, ठीक है। इन्हीं न्यूज़ों के बारे में, जैसे ये डीबी सेटकर समिति है या फिर नेक्स्ट जैसे ये हो गया स्माइलिंग बुद्धा के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखा करिए। तो चलिए देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में आज हमारे पास क्या है। तो यह है कि देखिए वेदों के बारे में तो बात कर ली थी, अब तक हमने चारों वेदों के बारे में बात कर ली थी। अब बात करते हैं वेदों से संबंधित जो बार बार हम लोग चर्चा करते थे, वेद उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, सभा समिति आदि आदि क्या है, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसके बारे में। आरण्यक उपनिषद, ये शब्द बार बार आए कि
इस उपनिषद का, इस वेद का ये आरण्यक है, इस वेद का ये उपनिषद है, इन सब के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। तो जान लेते हैं आरण्यक आखिर होता क्या है। देखिए, वनों में रचे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। ठीक है, यह मूलतः कैसे थे, तो यह मूलतः जो है ब्राह्मण ग्रंथों के ही एक भाग हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितने आरण्यक उपलब्ध हैं, तो वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। यहाँ देखिए, और इनकी संख्या 7 है। अब उपनिषदों के बारे में बात करते हैं। उपनिषद देखिए, इनकी संख्या जो है 8 है। इसमें जो है ना, ये भारतीय दर्शन के स्रोत हैं ये। ठीक, इसमें दर्शन के बारे में बताया गया है, भारतीय धर्मों से संबंधित। ठीक है, इन्हें जो है दर्शन के स्रोत, भारतीय दर्शन के स्रोत अथवा पिता भी माना जाता है। और इन्हें वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। किसे, उपनिषद को ही वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो शिष्य द्वारा जो है गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा प्राप्त करने को ही उपनिषद कहते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आता है कभी कभी पेपर में आ जाता है कि वेद त्रयी क्या है, या वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं या फिर नहीं शामिल हैं। ठीक है, तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं, लेकिन अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब पुराणों की बात करते हैं। देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 18 है। और इनकी रचना जो है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लोमहर्ष ऋषि और इनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसे हम लोग देखेंगे, सभा समिति के बारे में भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं वेदांगों के बारे में। किसके बारे में, वेदांग के बारे में जानते हैं। देखिए, वेदांगों को ना, वेदों का अर्थ समझने के लिए जिन सूक्तों का या फिर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उनका सही उच्चारण कैसे किया जाता है या सही उच्चारण किस प्रकार से होगा, इसके लिए जो है वेदांगों की रचना की गई थी। ठीक है, इनकी संक्षिप्त शैली के कारण इन्हें सूत्र भी इन्हें सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांग या सूत्र एक ही चीज़ है। कहीं सूत्र लिखा मिल जाएगा आपको कभी, तो कहीं वेदांग लिखा मिल जाएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा आप लोग कि अरे हमने तो वेदांग पढ़ा था, सूत्र तो पढ़ा ही नहीं था। नहीं भैया, सूत्र और वेदांग दोनों एक ही हैं। ठीक, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 6 है। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद या और लास्ट 6वां नंबर ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा में क्या है, तो शिक्षा में जो है वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु शुद्ध उच्चारण बताया गया है। कल्प में वैदिक कर्मकांडों को कैसे संपन्न कराया जाता है ये बताया गया है। व्याकरण में जो है नाम और धातुओं की रचना एवं उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम बताए गए। निरुक्त में जो है शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम बताए गए। ठीक है, इसे जो है निरुक्त को ही भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। किसे, निरुक्त को माना जाता है। निरुक्त की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी ना यास्क ने इसकी रचना की थी। किसने, तो यास्क ने इसकी रचना की थी। ठीक है, अब ज्योतिष की बात करते हैं। तो ज्योतिष जैसा नाम से ही ये समझ में आ रहा है कि यह जो है ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध एक आचार्य थे। कौन, तो ये थे लगध है ये। ठीक, लगध मुनि। कौन थे, लगध मुनि। ठीक है, ये हमारे चैनल का है, इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए यार। अब बात करते हैं उपवेदों के बारे में। देखिए, उपवेद भी आपने बार बार सुना कि फलाने ग्रंथ का, फलाने वेद का ये उपवेद है, फलाने वेद का ये उपवेद है। तो उपवेद भी जानते हैं। देखिए, उपवेद क्या है ना, कि ये जो वेद हैं इनके जो है कुछ तकनीकी कार्यों के इसमें शामिल किया गया। ठीक है, जैसे कि आयुर्वेद में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, आयुर्वेद किसका उपवेद है बताइए, बताया गया है आपको। यह आयुर्वेद है ऋग्वेद का। किसका, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसमें किसके बारे में बताया गया है, चिकित्सा शास्त्र के बारे में बताया गया है। इसके बाद धनुर्वेद है। धनुर्वेद युद्ध, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, युद्ध की कला से संबंधित है यह। ठीक है, किसका वेद है, किसका उपवेद है यह, धनुर्वेद। धनुर्वेद है यजुर्वेद का उपवेद। किसका, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अब बात करते हैं गंधर्ववेद की। गंधर्ववेद में किसके बारे में बताया गया, कला एवं संगीत से संबंधित है। ठीक है, ये किसका उपवेद है, यह गंधर्ववेद। यह है
सामवेद का। किसका? सामवेद का। अब बात करते हैं शिल्पवेद की। इसमें जो है निर्माण कला के बारे में बताया गया है और यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अथर्ववेद से संबंधित। किससे है? अथर्ववेद। ठीक। तो अब बात करते हैं, उधर हमने एक चीज़ छोड़ा था, सभा और समिति को छोड़ दिया था। तो देखिए सभा क्या थी? यह एक श्रेष्ठ जनों की सभा थी। इसमें संभ्रांत और श्रेष्ठ लोग यानी कि राजा से संबंधित मंत्री लोग इसमें सदस्य रहते थे या राजा को सुझाव वगैरह देती थी। ठीक है। अब बात करते हैं समिति की। तो यह जो है सामान्य लोगों की सभा थी और यह राजा को नियुक्त और पदच्युत के द्वारा उस पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है। स्त्रियों को जो है सभा और समितियां में भाग लेने दिया जाता था। ठीक। अब एक और संस्था थी उनकी, विदत। ठीक। सभा और समिति ये दो थी, इसके अलावा एक और संस्था थी, कौन सी? विदत। यह तीसरी संस्था। ठीक। इसमें जो है यह विशिष्ट संस्था रूप थी या आर्यों के सबसे प्राचीनतम संस्था थी यह विदत। ठीक है। इसमें कौन सम्मिलित होता था? इसमें वृद्ध और विद्वान लोगों को सम्मिलित किया जाता था। ठीक। तो बस मित्रों यही था आज का हमारा वीडियो और लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।